जन में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस के हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का हम सब्जेक्ट वाले पोर्शन का जो सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें देखा जाए हमने सोशोलॉजी के क्वेश्चन कर लिया और उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी जियोग्राफी के क्वेश्चन कर लिया, सोशल साइकोलॉजी के क्वेश्चन कर लिए, पॉलिटी के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, इसके बाद देखा जाए हम हिस्ट्री के क्वेश्चन किए थे पहला पार्ट। अब हम दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखा जाए क्वेश्चन यहाँ पे, जैसा आपको पता है कि 1857 के विद्रोह रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो उसके मद्देनज़र देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये देखा जाए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा पहला देखा जाए ऑप्शन लिखा हुआ, इससे आपको अंदाज लग जाएगा। ठीक है, पहला है स्टेटमेंट, सैयद अहमद खान ने द काज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक लिखा था। तो ये देखा जाए बात बिल्कुल सही है। सैयद अहमद ने द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट पुस्तक नाम लिखा था और इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण किया गया है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को 28 मार्च को नहीं दिया गया था, 8 अप्रैल को फांसी दिया गया था। ठीक है, तो 8 अप्रैल अगर होता तो ये भी स्टेटमेंट सही होता। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है, लखनऊ के में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिन्हें महक परी भी बोला जाता बेगम हजरत को। ठीक है, उन्होंने उनके बच्चे थे ब्रिजेश कादरी। ठीक है, लेकिन वो छोटे थे इसलिए इन्होंने बेगम हजरत ने वहाँ की कमान संभाला। ये तो स्टेटमेंट सही है, यानी कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र ब्रिजेश कादरी के नाम पर किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट में आते हैं, जिसमें बरेली में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बरेली में नाना साहब ने नहीं किया था, ये तो कानपुर में किया था एक तरह से, तो बरेली में नहीं किया था। ठीक है, और तो बरेली से रिलेटेड देखा जाए, वहाँ पे बरेली में अगर पूछा जाता है किसने नेतृत्व किया था, बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था, हाँ, न कि नाना ने किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन हम कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है, इसके बाद ऑप्शन गलत है बाकी। 1857 के विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है और ये बी डी सावरकर ने कहा था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट था कि द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक किसने लिखा था, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1857 से ही रिलेटेड है। 1857 की क्रांति का प्रथम विस्फोट, फर्स्ट आउटब्रेक कहाँ हुआ। एक ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पुराना क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखा जाए फर्स्ट आउटब्रेक क्या है, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी, यानी कि मेरठ के कंटोनमेंट में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के विरोध विद्रोह कर दिया था। इसके बाद विद्रोह दिल्ली पहुंच गया और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, जैसे आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रैल मतलब ये कब विद्रोह हुआ कि 10 मई 1857। ठीक, तो ये विद्रोह कहाँ तक चला गया, दिल्ली तक, और वहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय को अपना सम्राट घोषित किया। अब देखा जाए आपको जैसे 1857 के जो कॉज है, इंस्टेंट कॉज है, इसके बारे में भी आपको जानना होगा। जैसे यहाँ पे इंस्टेंट कॉज कौन था, वही इनफील्ड राइफल वाला था। ठीक है, कारतूस वाला। ठीक,
तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ये भी 1857 से ही रिलेटेड है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपने अंतिम युद्ध फाइनल बैटल में किस अंग्रेज सेनानायक का सामना करना पड़ा था? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ठीक है। और ये कौन थे? सर ह्यूरोज थे, ठीक है। और सर ह्यूरोज के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के निकट अंग्रेजी सेना सर ह्यूरोज के विरुद्ध अंतिम युद्ध लड़ा था। और वो अंतिम युद्ध कौन था? 18 जून 1858 था, ठीक। लगभग 1 साल हो गया, 1857 से 10 मई से स्टार्ट हुआ था। को युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। और रानी लक्ष्मीबाई का प्रसिद्ध नारा क्या था? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ऐसा बोला जाता है। और 1857 के विद्रोह में सबसे महान वीरांगना में गिना भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर ह्यूरोज हो जाएंगे फर्स्ट, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी 1857 से ही रिलेटेड है, ठीक। 1857 के विद्रोह में नाना साहब का सेनापति यानी कमांडर इन चीफ कौन था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पुराने इसलिए रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दात्या टोपे हैं, तो ये है। और दात्या टोपे को देखा जाए रामचंद्र पांडुरंग इनका ओरिजिनल नाम था, ठीक है। और 1859 में इन्हें फांसी दे दिया गया था। तो दात्या टोपे नाना साहब के प्रमुख सैन्य सलाहकार एवं सेनापति दोनों थे। इन्होंने कानपुर तथा मध्य भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। और दात्या टोपे का वास्तविक नाम आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो रामचंद्र पांडुंग थे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रामचंद्र पांडुंग, रामचंद्र पांडुंग। तो ये दात्या टोपे का ओरिजिनल नेम था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ये भी 1857 से रिलेटेड है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहेब आलम बहादुर की उपाधि प्रदान किया था, ठीक। अब ये देखा जाए यहाँ पे, ये बख्त खान को दिया गया था, बख्त खान को, ठीक है। यानी कि बख्त खान कहाँ के थे? बख्त खान बरेली से दिल्ली पहुँचे और विद्रोही सेना का नेतृत्व किया। उनकी सैन्य जो क्षमता से प्रभावित होकर बहादुर शाह जफर ने उन्हें साहेब ए आलम बहादुर की उपाधि दिया, ठीक है। ये बख्त खान थे। बख्त खान कहाँ से रिलेटेड? तो ये बरेली से रिलेटेड थे, ठीक है। और बख्त खान पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मतलब सेना के सूबेदार भी रह चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 1857 से, और बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सारी बातें। अब यहाँ पे बख्त खान, जैसे अभी पहले इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन था, बख्त खान कहाँ से रिलेटेड है? तो बख्त खान ये आ जाते हैं दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व करते थे। यहाँ पे बरेली तो है नहीं, बरेली से रिलेटेड नहीं बोला जाएगा इन्हें, ठीक है। तो ये दिल्ली में नेतृत्व किया, तो यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, ए का 4th हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला बहुत फेमस है। ये अवध के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया, जैसे फैजाबाद एरिया में किया था। और कहा जाता है कि इनसे मतलब एक तरह से अंग्रेज बहुत डरते थे, क्योंकि ये चलते थे, इनके साथ बहुत सारे लोग चलते थे, इसलिए। तो मौलवी अहमद जो है ये अवध से रिलेटेड यहाँ पे माना जाएगा, ये अवध से रिलेटेड। वहीं देखा जाए कुंवर सिंह सबसे एक तरह से इस पूरे विद्रोह में सबसे एजेड जो थे, मतलब सबसे ज़्यादा उम्रदराज के विद्रोह ही थे, लगभग 80 वर्ष के, ठीक है। तो ये आरा क्षेत्र से रिलेटेड थे। और ये कुंवर आ जाएंगे कुंवर सिंह आरा से, ठीक है। वहीं नाना साहब कानपुर से रिलेटेड, बिट्ठूर से रिलेटेड है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैच हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए सी मैच हो रहा है ऑप्शन, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, ये भी 1857 से रिलेटेड है।
और ये क्वेश्चन है 1857 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया, उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये डायरेक्ट आपको याद ही रहना चाहिए कि लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग क्या था, 1857 के विद्रोह के समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया के जो हैं मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ये अंतिम गवर्नर जनरल हैं, और ब्रिटिश क्राउन के कह सकते हैं ये सबसे पहले क्या हैं, वाइसराय हैं। ठीक है, और इनका जो टेन्यूर था कि 1856 में अपॉइंट हुए थे, 1862 तक रहे। वहीं देखा जाए 1858 के करीब जब ये ख़त्म हुआ तो ये क्या हो गए, वाइसराय हो गए। ठीक है, तो इन्हें क्लीमेंसी कैनिंग भी कहा जाता है, क्लीमेंसी कैनिंग भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है, क्लीमेंसी कैनिंग भी कहा जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी 1857 से ही रिलेटेड है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नहीं, ये हाँ चलिए, इंडियन फ्रीडम को सरकारी इतिहास ऑफिशियल हिस्टोरियन किसे माना जाता है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो सरकारी इतिहासकार हैं वो एस.एन. सेन को माना जाता है। 1857 से नहीं रिलेटेड है, इतिहासकार से रिलेटेड है। तो ये एस.एन. सेन को माना जाता है। देखा, सुरेंद्रनाथ सेन को भारत सरकार ने 1857 के विद्रोह का आधिकारिक इतिहास लिखने का दायित्व दिया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम था 1857, हाँ 1857 ही उस पुस्तक का नाम था, से विषय का आधिकारिक इतिहासकार माना जाता है। और यह पुस्तक देखा जाए 1857 की मतलब प्रकाशित हुआ, और एस.एन. से मतलब इसमें व्यापक राष्ट्रीय विद्रोह माना, इन्होंने इस विद्रोह को एक व्यापक राष्ट्रीय विद्रोह ही माना था। तो एस.एन. सेन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा मतलब यहाँ पे किसने, किस हिस्टोरियन ने बोला, तो ये आर.सी. मजूमदार ने बोला था। ठीक है, आर.सी. मजूमदार की एक पुस्तक था जिसका नाम था कि द सिपॉय म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, इनकी पुस्तक का नाम द सिपॉय, और इन्होंने बोला ये विद्रोह न पहला था न अंतिम था। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एंड रिवोल्ट 1857 इस पुस्तक का नाम था। ठीक है, तो बी.डी. सावरकर के पुस्तक का नाम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये भी विद्रोह से रिलेटेड है लेकिन दूसरे विद्रोह से रिलेटेड है। ठीक है, जो कोल विद्रोह है 1831 से लेके 32 तक था, का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये देखा जाए यहाँ पे ये बुद्धू भगत थे, इन्होंने नेतृत्व किया था, बुद्धू भगत। और ये देखा जाए कोल विद्रोह एक छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। और इसका मुख्य कारण जो अंग्रेजी प्रशासन, जमींदार और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण था, इसका मुख्य कारण। और ये देखा जाए झारखंड एरिया में ही आपका छोटा नागपुर पड़ता है, तो वहीं वाले एरिया से ये बुद्धू भगत थे। ठीक है, कोल रिवोलियन का जो नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, ये ऊपर वाले क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, तो यहाँ पे आर.सी. मजूमदार ही रहेंगे यथाकथित वाले कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा आर.सी. मजूमदार ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी रिवेलियन से रिलेटेड है। तो 1855 के संथाल हुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
ठीक है, ये क्वेश्चन इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं कि भागलपुर के निकट मेजर बरो संथाल से लड़ाई में हार गए। ये बात सही है, मेजर बरो संथाल के विरुद्ध संघर्ष में पराजित हुए थे। सही थी, ये मेजर बरो क्या पराजित हुए, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ सही है। दूसरा देखते, भागको संथाल विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता था। ठीक है, अब यहाँ पे है भागपो संथाल विद्रोह का एक प्रमुख नेता था, ये भी सही है। भागपो मतलब एक प्रमुख नेता के रूप में संथाल विद्रोह में माने जाते हैं। तीसरा, महाजन दीन दयाल राय भी इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नाम है। ठीक, तो यहाँ महाजन का नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, महाजन दीन दयाल राय, जो शोषणकारी व्यवस्था से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में थे, तो ये भी यहाँ से जुड़े हैं। ठीक, नेक्स्ट, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। ठीक, तो ये देखा जाए स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये गलत है। ये देखा जाए संथाल का जो प्रमुख प्रभाव था भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में था, न कि मुजफ्फरपुर निकट था। तो यहाँ पे आप अगर रहता ऑप्शन में भागलपुर तो आप सही कर सकते हैं, भागलपुर। जैसा यहाँ पे देखा जाए भागलपुर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे मुजफ्फर एरिया में नहीं था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उलगुलान आप जानते हैं, उलगुलान जिसे हम लोग ग्रेट टॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, विद्रोह किस महान आदिवासी नेता से संबंधित है? एक महान आदिवासी नेता से ये संबंधित है। तो उलगुलान, तो ये बिरसा मुंडा से संबंधित है, जिसे ग्रेट मतलब टोमल्ट बोलते हैं, टल्ट बोला जाएगा, जिसे महान हलचल बोला जाता है। इसका नाम महान हलचल कह सकते हैं हिंदी में, महान हलचल। ठीक, तो ये किससे रिलेटेड है? बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। अब बिरसा मुंडा के बारे में आपको एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसे जानना ही पड़ता है। बिरसा मुंडा जिसे धरती आबा भी बोला जाता था, इन्हें धरती आबा भी बोला जाता था, धरती आबा। और इनकी मृत्यु जो है जेल में हो गई थी, और 9 जून 1900 में हुआ था। और उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट भी लागू हुआ था इन्हीं के विद्रोह के बाद। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट अगर पूछा जाए किसके विरोध के वजह से लगा था, तो ये संथाल विद्रोह है और टेनेंसी एक्ट 1908 में इनके मृत्यु के बाद। ठीक है, इनकी मृत्यु 9 जून 1900 में हो गया था, और 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और निम्नलिखित महापुरुषों ग्रेट पर्सनालिटी में से किस भारतीय जागृत यानी कि इंडियन रेनेसेंस का जनक कहा जाता है? ये भी बहुत पुराना मतलब और फेमस क्वेश्चन है। हमेशा देखा जाए राजा राम मोहन से रिलेटेड कोई न कोई आपको क्वेश्चन मिलता है, तो इनसे रिलेटेड जो भी बातें आपको पता हिस्ट्री में लिखा हुआ सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया थे? तो राजा तो ही नहीं थे, उपाधि इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है, और भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी बोला जाता है, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी बोला जाता है। और इन्होंने बहुत सारे सोशल रिलीजियस इवल यानी कि सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष भी चलाया, और मॉडर्न शिक्षा को इन्होंने समर्थन भी किया। और देखा जाए इनका जन्म जो है अगर देखा जाए तो 22 मई 1772 को हुआ था, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम सती सिस्टम को उन्मूलन में भी योगदान दिया था।
और इन्होंने संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार का भी प्रकाशन किया था। तो ये सब बातें इनसे रिलेटेड आपको जानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित महापुरुषों, ये तो वही क्वेश्चन राजा राम मोहन वाला ही आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मा समाज यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई और किसने की। ठीक है, अब ब्रह्म समाज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था और देखा राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो अगर पूरा आपको याद रखना है तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और जिसके बाद ब्रह्म समाज कहा गया, मतलब ये ब्रह्म सभा पहले इधर बना, सॉरी ये 20 अगस्त को क्या ब्रह्म सभा बनाया था, ब्रह्म सभा, और इस ब्रह्म सभा को फिर चेंज कर दिया था ब्रह्म समाज, ब्रह्मो समाज। ठीक, और इसका मेन उद्देश्य जो था एक स्वरवादी यानी कि मोनोथिज्म था। इनका मेन उद्देश्य क्या था, मोनोथिज्म, एक स्वरवादी, और मूर्ति पूजा का विरोध और सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म था। बाद में देखा जाए रविन्द्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था ब्रह्मो समाज में। ठीक है, और ब्रह्म समाज ने जाति भेद यानी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और बाल विवाह का भी विरोध किया था, ये भी ध्यान रखना है। मतलब जो कुरीतियाँ थीं उसे हटाने का मतलब ये काम कर रहे थे। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन आधुनिक भारत से रिलेटेड, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध नव हिंदुत्व नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं। ठीक है, नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो है स्वामी विवेकानंद को माना जाता है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद को न्यू हिंदुइज्म का सबसे प्रभावशाली प्रतिनिधि माना जाता है और उन्होंने, आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में धर्म संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन शिकागो में अपने ऐतिहासिक भाषण द्वारा भारतीय संस्कृत और वेदांत का विश्व प्रचार किया था। और ये देखा जाए इनका जन्म अगर देखा जाए तो ये 12 जनवरी ये यूथ डे भी मनाया जाता है, इसलिए हम लोग 12 जनवरी यहाँ पे लिख रहे हैं 1863। और रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो आप देखते हैं जगह जगह रहता है उसका स्थापना किया था, रामकृष्ण मिशन अपने गुरु के नाम पे। ठीक है, तो RK मिशन भी बोला जाता है इसे, रामकृष्ण मिशन, RK मिशन, तो इसकी स्थापना किया था। ठीक, 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक, और 18 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1875 में। और कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। पहले मुंबई जो है बॉम्बे कहलाता था, में आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों की ओर लौटो था, मतलब बैक टू वेदाज। इनका मुख्य उद्देश्य था बैक टू वेदाज, द वेदाज। और इनका जो प्रसिद्ध प्रकाशन था ये भी पूछा जाता है। और प्रसिद्ध प्रकाशन कौन था? सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने एक प्रकाशन था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए
ये निम्नलिखित में से वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का विरोध किया तथा रूढ़वादी ऑर्थोडॉक्स का समर्थन किया? ओ भाई, ऐसे भी उस समय के लोग थे जिन्होंने जो चेंजेज हो रहा था उसका विरोध किया था, मतलब कि उन्होंने ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का समर्थन किया था। ठीक है, तो ये कौन थे? ये राजा राधाकांत देव थे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और राजा राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। ठीक है, इनका सभा का नाम था धर्म सभा, ये भी याद रखना, धर्म सभा के संस्थापक थे। ठीक, और ये धर्म सभा कब बना था? 1830 में बना था। अभी हमने ब्रह्मो समाज की बात किया था, यानी कि ब्रह्म सभा जो बना था 1828 में बना था, और उसमें वो चेंज की बात कर रहे थे, उस चेंज का ही विरोध कर रहे थे 2 साल बाद, कह सकते हैं 1830 में। ठीक, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित विवरण दिए हैं। 1853 में जन्मे ये भारतीय राष्ट्रवाद पत्रकार, जर्नलिस्ट, इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक थे तथा सहमति आयु अधिनियम जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के प्रमुख समर्थक में से। यह विवरण किसके बारे में दिया गया है? ठीक है, तो ये देखा जाए यहाँ पे BM मालाबारी के बारे में दिया गया है। इन्होंने मतलब ऐसे थे, तो BM मालाबारी यही थे। ठीक है, अब BM मालाबारी एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, पत्रकार और लेखक भी थे। उन्होंने चाइल्ड मैरिज तथा महिलाओं के सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए अभियान चलाया जिसका नाम था एज ऑफ कंसेंट, यानी कि सहमति आयु अधिनियम 1891। ठीक है, और इनका जन्म देखा जाए गुजरात में हुआ था 1853 में। जन्म नहीं, हाँ, और उन्होंने महिला शिक्षा, वुमन एजुकेशन और विधुर रीमैरिज का समर्थन किया था, और ये सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख नेता भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे BM मालाबारी यहाँ पे आंसर हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे आपको निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पेयर सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि करेक्ट मैच यहाँ पे नहीं है कौन? सबसे पहले आते हैं यहाँ पे प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज से रिलेटेड है, तो प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पुंडरुंग 1867 में, हैं 1867 में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रार्थना समाज किससे रिलेटेड हो जाएगा? प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग से हो जाएगा, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग यहाँ पे मैच है, ये 1867 ठीक है। अब भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन थे, और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन थे, तो ये भी मैच है 1866 में बना था। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, 1897 में इन्होंने बनाया था RK मिशन। ठीक है, रामकृष्ण। तो यहाँ पे देखा जाए बी वाला जो है कि आत्मीय सभा, जो आत्मीय सभा थे देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं थे। ये मतलब आत्मीय समाज 1815 में बना था, और उस समय आप समझ रहे प्रमुख जो समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय आंसर अगर होता तो भी मैच होता, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देवबंद आंदोलन जो है, देवबंद मूवमेंट उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देवबंद आंदोलन के बारे में भी आपको जानना है। और देवबंद आंदोलन सहारनपुर में दारुल उल देवबंद, यानी कि दारुल उल देवबंद की स्थापना हुआ था, और इसके प्रमुख जो
संस्थापक थे उसका नाम भी याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कब ये बना, ये 30 मई 1866 को बना था। तो यहाँ पे आंसर तो 1866 हो जाएगा, 30 मई 1866 का इसकी स्थापना हुआ था। और इसके प्रमुख संस्थापक जो मौलाना मोहम्मद कासिम नौनातवी थे। नौनातवी आप याद रखते हैं, मौलाना मोहम्मद कासिम नौनातवी थे। और उन्हीं के साथ देखा जाए रशीद अहमद गंगोई भी थे, रशीद अहमद गंगोई भी थे। और इस उद्देश्य मतलब इस्लामिक एजुकेशन का एक तरह से प्रचार प्रसार करना था, धार्मिक सुधार और प्रमुख आंदोलन मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने देवबंद मूवमेंट चलाया। और ये देवबंद मूवमेंट कहाँ से रिलेटेड है, सहारनपुर से रिलेटेड। सहारनपुर यूपी में आता है एक ज़िला सहारनपुर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आपको रीजनिंग असर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला असर्शन पे आते हैं हम लोग। बंगाल जो यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी था, ठीक, यानी कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों से हुआ था, ठीक। अब ये देखा जाए, पहला तो सही है कि इन्हीं के प्रयास से हुआ था, ठीक। दूसरा, जॉर्ज थॉमसन के द्वारका नाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक जागरण जो है पॉलिटिकल अवेकनिंग के उद्देश्य से लाए थे। ये बात सही है ये भी, लेकिन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं सही है। तो पहला दूसरा तो दोनों बातें सही हैं। हाँ, एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि उसी की वजह से यहाँ पे लाया गया था, क्योंकि उसी की वजह से लाया गया था, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे द्वारिका नाथ टैगोर ने जॉर्ज थॉमसन को भारत आमंत्रित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसीलिए यहाँ पे जो कारण है सही है, मतलब कि आपका असर्शन का, ठीक है। और ब्रिटिश इंडियन मतलब बाद में ये जो है ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में इसका विलय हो गया था, ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का विलय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में बाद में हो गया था, BIA में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और निम्नलिखित मतलब यहाँ संगठनों को उनके स्थापन वर्ष यानी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के अनुसार क्रमबद्ध मतलब आपको रखना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको यहाँ पे देखना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए, हम यहाँ पे पहले डेट लिख देते हैं फिर अरेंज कर देंगे। तो जैसे बॉम्बे एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था, बॉम्बे एसोसिएशन, ये देखा जाए 1852 में हुआ था, 1852 में हुआ था, ठीक। उसी तरह से आप इंडियन लीग का जो स्थापना हुआ था ये 1875 को हुआ था, 1875 को इंडियन लीग की स्थापना हुआ था। वहीं देखा जाए इंडियन एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था ये 1876 का, एक 1 ईयर बाद। और मद्रास महाजन सभा का स्थापना जो हुआ था 1884 को हुआ था, 1884। तो आप यहाँ पे अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले देखा जाए पुराना आता है कि बॉम्बे एसोसिएशन है, तो फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिस हो जाएंगे, कट जाएंगे। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि फोर्थ आ रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ हो गया, उसके बाद आपका थर्ड हो गया, फिर सेकंड हो गया, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में देखा जाए सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने ही किया था, ठीक है। और मद्रास महाजन सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले एक प्रमुख राजनीतिक संगठन के रूप में जाना जाता था। बाद में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया उसके बाद ये ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा मिलेगा ही आपको, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे आते हैं
ये दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं थी। ये प्रथम भारतीय महिला तो एनी बेसेंट थी जो 1917 में किया था उन्होंने, 1917 में, ठीक। और ये उसके बाद देखा जाए 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने किया था सरोजनी नायडू। तो ये सेकंड महिला हो जाएंगी और फर्स्ट इंडियन वोमन कहला सकती हैं, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बदरुद्दीन तैयब थे, ये बात सही है। 1887 में इन्होंने किया था अध्यक्षता, ठीक है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं, ठीक है। तो और भी चीज़ें याद रखना, जैसे यहाँ पे तो ऑप्शन हम पहले लगा लेते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ये भी आपको याद रखना है, 28 दिसंबर और 1885 को हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। और प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी 1917 में आ रहा, ठीक है, ये एनी बेसेंट थी, ठीक है। और प्रथम भारतीय अगर महिला अध्यक्ष बोला था तो वो सरोजनी नायडू जो कानपुर अधिवेशन को किया था और 1925 में किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये है आपका मैचिंग टाइप का, ठीक। और मैचिंग टाइप के क्वेश्चन स्थान है और कुछ वर्ष दिए हैं इम्पॉर्टेंट, और ये बेसिकली देखा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही रिलेटेड है, ठीक। तो उसी को आपको यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए मेरठ जो है, और मतलब कि मेरठ 1946, पहले हम मैच कर लेते हैं फिर उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। 1946 मेरठ, ठीक। उसके कानपुर अधिवेशन अभी देखा जाए सरोजनी नायडू के द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा 1925। लखनऊ अधिवेशन 1913 बहुत फेमस है, तो ये हो जाएगा। और बनारस अधिवेशन 1905 हो। देखा जाए 1905 का बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने के अध्यक्षता में हुआ। वहीं पे देखा जाए आपको लखनऊ अधिवेशन बहुत फेमस है, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 1925 का सरोजनी नायडू ने किया था। वहीं पे 1946 में मेरठ अधिवेशन जो मतलब कह सकते हैं स्वतंत्रता के पूर्व बहुत फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता भी हुआ था, ऐसा इसीलिए लखनऊ पैक्ट बहुत फेमस है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रांतिकारी संगठन जो अभिनव भारत था, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये BD सावरकर ने किया था, बहुत फेमस है, ऐसा मूवी वगैरह भी बन चुका है, ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर जो थे 1904 में महाराष्ट्र के नासिक में अभिनव भारत की स्थापना किया, और इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति यानी कि आर्म रेवोल्यूशन के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता, ठीक है। और अब इसका प्रारंभिक जो नाम था वो मित्र मेला था, पहला इसे अभिनव भारत का मित्र मेला था, और बाद में इसका नाम अभिनव भारत रख दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिनव भारत का पहले का नाम क्या था? मित्र मेला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, युगांतर पार्टी जो था के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक, तो युगांतर पार्टी के जो प्रमुख नेता था ये जतिन नाथ मुखर्जी थे, आपको याद रखना होगा, जतिन नाथ मुखर्जी युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता थे, ठीक है। और देखा जाए युगांतर जो क्रांतिकारी संगठन के रूप में ये प्रमुख नेता माने जाते हैं, ये उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का भी नेतृत्व किया था जतिन नाथ मुखर्जी ने, ठीक है, जिसे हम लोग भाग जतिन भी बोला जाता है। और 1915 में बालसोर के निकट अंग्रेज के युद्ध में वो शहीद हुए। कहाँ पे शहीद हुए थे? बालसोर के निकट, ये भी याद रखना है, 1915 में बालसोर के निकट।
और युगांतर और अनुसूनील समिति बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है, मतलब संगठन के रूप में जाना जाता है। दो यहाँ पे अनुसूनील समिति अभी हमने बात किया था, और युगांतर, दो मतलब संगठन बहुत फेमस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि अलीपुर जो षड्यंत्र था, अलीपुर षड्यंत्र केस, ठीक है, 1908 से रिलेटेड है। में अरविंद घोष का सफलतापूर्वक बचाव यानी कि डिफेंस किस प्रसिद्ध वकील ने किया था? ये देखिए, अलीपुर बम जो केस था, अलीपुर बम केस 1908 में अरविंद घोष का, उनको बचाने के लिए किसने, मतलब कौन से प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने डिफेंस किया था? ये कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ये बहुत फेमस वकील में से थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि 1908 के अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष पर राजद्रोह और जो षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था, प्रसिद्ध अधिवक्ता जो CR दास ने प्रभावशील रूप से उसका डिफेंस किया था, जिसके परिणाम स्वरूप अरविंद घोष बरी हो गए थे। ठीक है, और इस मुकदमे में जो वरिंद्र घोष सहित अनेक क्रांतिकारी भी आरोपित थे, और यह मामला एक तरह से बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मुकदमा भी माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका CR दास हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये पुराना एंशियंट का हो गया। ये आते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना किस वर्ष हुई? अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, कौन कौन उसमें थे और कब हुआ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो HRA का स्थापना जो 1924 में हुआ था, और इसमें सत्येंद्र नाथ सैन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, और योगेश चंद्र चटर्जी भी थे, तथा अन्य क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। और इस संगठन का उद्देश्य क्या था? आर्म रेवोल्यूशन के माध्यम से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और भारत में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट की स्थापना करना। और इसके बाद जानते हैं जस्ट 1925 का काकोरी कांड हुआ, इसी संगठन के से संबंधित था, और 1928 में इसका नाम बदल कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया, और जिसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव और राजगुरु थे। मतलब कि ये HRA को चेंज कर दिया गया। ये देखिए, HRA बना 1924 में। ठीक, और इसके बाद देखा जाए कांड हुआ यहाँ पे 1925 में, कौन सा? काकोरी कांड हुआ। इसी मतलब संगठन से संबंधित थे, जैसे उसमें अब राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह थे। ठीक है, फिर देखा जाए इस 1928 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मतलब यहाँ पे सोशलिस्ट वर्ड डाला गया। ठीक है, ठीक, तो इससे संबंधित भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव, राजगुरु, ये सब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, काकोरी से ही रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी को काकोरी षड्यंत्र में फांसी, डेथ सेंटेंस दिया गया? ठीक, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन फेमस होते हैं। काकोरी कांड कहाँ हुआ है तो पता ही है सभी लोगों के, उससे रिलेटेड कौन थे और उस कांड के दौरान कौन कौन से लोगों को फांसी की सज़ा हुई। ठीक है, तो देखा जाए 9 अगस्त को आपको याद रहना चाहिए, 9 अगस्त और 1925। ठीक है, लगभग 101 साल हो गए इसके। ठीक है, को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ जो लखनऊ से पहले पड़ता है स्टेशन। ठीक है, अब इसमें जो क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा मिली उसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, पहला तो है राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरा अशफाक उल्लाह खां भी थे, अशफाक उल्लाह खां, उनको भी फांसी की सज़ा हुआ। राजन लहरी को भी हुआ। तीसरा देखा जाए यहाँ पे रोशन सिंह को भी हुआ था फांसी की सज़ा। तो इसमें देखा जाए ऑप्शन में तीनों हैं, तो ये उपयुक्त ऑप्शन ऑल द अबव हो जाएगा। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा यह घटना का अंजाम दिया गया
ठीक है, इसलिए देखा जाए वहाँ पे 1928 में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल तथा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल से फांसी, ऐसा पूछा जाता है कभी कभी एग्जामों में, तो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, और 23 नहीं, नंबर नहीं है, तो 23 दिसंबर 1912 को नई दिल्ली में राजकीय प्रवेश यानी कि स्टेट एंट्री के अवसर पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था। ठीक है, तो ये किसने फेंका था, मतलब कि, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लगाना है कि आंसर बताना है इसमें किसने बम फेंका था। ठीक, यहाँ पे तो ये तो पूरा लिख दिया है, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। दिल्ली में नए राजकीय जो स्टेट एंट्री थे अवसर पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी बोला जाता है, और इसमें जो बम था और उसमें रास बिहारी बोस थे और बसंत विश्वास थे, इन्होंने बम फेंका था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रास बिहारी बोस के नेतृत्व में, और जबकि बम जो फेंका था वो बसंत कुमार विश्वास ने फेंका था, बसंत कुमार विश्वास। ठीक है, और किसके नेतृत्व में? रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका में लगभग कितने वर्षों तक रहे? ठीक, ऐसा क्वेश्चन आता है कि मतलब यहाँ पे साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष उन्होंने बिताया, तो 21 वर्ष उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताए थे, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी कि महात्मा गांधी 1893 में एक कानूनी मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे, लगभग 21 वर्ष वहाँ रहे, और 1915 में भारत आए, और उसके बाद देखा जाए सत्याग्रह जो चंपारण वहाँ से पहले शुरू किया गया था। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक नाटल इंडियन कांग्रेस का भी स्थापना किया था, और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विरोध था। मतलब किसकी स्थापना? नटाल इंडियन कांग्रेस। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऐसा पूछा जाता है। सत्याग्रह मतलब सत्य प्लस आग्रह से रिलेटेड है, यानी कि ट्रूथ एंड फॉर्म ऑफ इंटेंस। ठीक है, इससे मतलब सत्य के लिए दृढ़ आग्रह, इसका मीनिंग होता है सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए दृढ़ आग्रह। और यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? तो प्रयोग देखा जाए इसका 1905 में महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, 1906 में किया था शायद, 1906 में महात्मा गांधी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त किया था, ये भी बात सही है। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो थी ये राजकोट में थी, और उनका विवाह भी 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हो गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो कस्तूरबा गांधी के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया। उन्होंने विधि लॉ का अध्ययन इनर टेम्पल लंदन में किया था। ठीक है, यानी कि इनर टेम्पल लंदन में उन्होंने कानूनी की पढ़ाई किया था। और ये भी बातें सही है, ये भी सही है भी। वे जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ है बुक जो अनटू दिस लास्ट है, और ये जॉन रस्किन की बुक थी। और गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था।
और वो सबसे ज़्यादा प्रभावित अनटू दिस लास्ट का गुजराती में सर्वोदय नाम से इन्होंने अनुवाद भी किया। इसका अगर गुजराती में बुक नाम देखेंगे सर्वोदय इसे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द सर्वप्रथम किसने जोड़ा? महात्मा शब्द सबसे पहले देखा जाए महात्मा गांधी के आगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोड़ा। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते थे, गांधी टैगोर को गुरुदेव कहते थे। ठीक है, ये भी बात सही है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को आपको पता है 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सबसे पहला कह सकते हैं एशियन को, किसी भी एशियन को नोबेल प्राइज़ मिला था, वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही सबसे पहले गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगाया था। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले संबोधित किया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो साइमन कमीशन आपको पता है कि भारत आया, कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया। ठीक है, यानी कि 1928 को आया, 3 फरवरी 1928। ठीक आया। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 जो चल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यान्वयन की समीक्षा यानी कि रिव्यू के लिए साइमन कमीशन का गठन किया और 1927 में किया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने किया था और वो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुँचे। और इस आयोग में कोई भी भारतीय मतलब कोई भी इंडियन शामिल नहीं था, इसलिए पूरे इंडिया में साइमन गो बैक का नारा के साथ विरोध हुआ था। और इस आयोग में कुल देखा जाए 7 मेंबर थे और 7 पूरे मेंबर क्या थे? ब्रिटिश थे। और लाहौर में इसका विरोध करते हुए लाठी के डंडों से लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। तो इस सब चीज़ें साइमन कमीशन से रिलेटेड आपको जानना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में किसने तैयार किया था? तो नेहरू रिपोर्ट जैसे जवाहरलाल नेहरू के फादर जो थे मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू ने इसके किया था। 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू थे और इस समिति ने भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का प्रारूप तैयार किया था जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य थे ही नहीं बल्कि उन्होंने सेक्रेटरीट कार्यों का में सहयोग किया था, लेकिन इस मेंबर नहीं थे। यह भारत का पहला कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट था जिसे भारतीयों ने स्वयं तैयार किया था और इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन 1928 से रिलेटेड है। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया। तो ऑल पार्टी समिति कॉन्फ्रेंस के समिति के अध्यक्ष जो थे ये देखा जाए डॉक्टर M.P. अंसारी थे। ठीक है, M.A. अंसारी यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन के विरोध में भारतीय नेताओं ने फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने किया था, M.A. अंसारी ने किया था। और इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू के उपाध्यक्ष की में एक समिति गठन किया जिसे बाद में नेहरू रिपोर्ट बोला गया। और इस रिपोर्ट में देखा जाए यहाँ डोमिनियन स्टेटस की मांग किया गया था। अगर पूछा जाए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट जो पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा बनाया गया था वो नेहरू रिपोर्ट था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव किस वर्ष रखा?
ठीक है, अभी देखिए थोड़ी देर पहले मोतीलाल नेहरू क्या मांग रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस 1928 को, और वहीं पे जवाहरलाल नेहरू नारा दे रहे हैं लाहौर सेशन में कि पूर्ण स्वराज चाहिए में। और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मतलब 1929 की बात है, वो 28 में बना, ये 1929। ठीक है, तो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। और इसीलिए देखा जाए 26 जनवरी को पूरे देश में पहला, मतलब 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्र दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। इसी इंडिपेंडेंस को यादगार करने के लिए हम लोग इसको रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। और बाद में देखा जाए इसे 26 जनवरी 1950 को यादगार बनाने के लिए, ठीक है, यही मतलब इस दिन हमें मतलब पूरे तरह से इफ़ेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। ठीक है, तो 26 देखा जाए बहुत कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 26 नवंबर, 26 जनवरी और 26 जनवरी 1930, ये सब आपको थोड़ा सा कोरिलेट करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति जो AICC को सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, किस में दिया गया, तो ये देखा जाए लाहौर सेशन था उसी में, और लाहौर सेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया और 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, तो लाहौर सेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और इसी के जस्ट बाद मार्च में आप जानते हैं दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राज्य विभाग स्टेट डिपार्टमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, तो ये इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 उसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है कि इसकी स्थापना 25 जून 1947 को हुआ था, स्टेट डिपार्टमेंट। तो इसकी स्थापना जो है 25 जून 1947 की हुआ था, यानी कि 25 जून 1947 को भारतीय रियासतों यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थे के भारत में विलय इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट की स्थापना किया गया था। ठीक, अब देखा जाए इसके बाद वाला, इसके प्रभावी जो PB मेनन तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि देखा जाए इसमें जो विभाग के मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि देखा जाए PB मेनन इसके प्रमुख मतलब सेक्रेटरी थे, प्रभारी नहीं थे। तो यहाँ पे प्रभारी लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो और मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सेकंड गलत होगा। ये बहुत क्रिटिकल एक तरह से क्वेश्चन है, ध्यान से करना है क्योंकि रिलेटेड दोनों हैं। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भाषा लैंग्विस्टिक्स स्टेट से रिलेटेड है। तो भाषीय राज्य जो लैंग्विस्टिक स्टेट के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, तो इसमें देखा जाए सबसे पहला आता है कि फैजल अली आयोग, जो फैजल अली कमीशन था, ने भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किया था। ये बात सही है। ठीक है, फैजल आयोग ने ऐसा किया था कि भाषीय आधार पर ये होना चाहिए। ठीक, दूसरा देखते हैं, पहला तो ऑप्शन यहाँ पे सही है क्योंकि हमें यहाँ पे सही उत्तर चूज करना है। ठीक, दूसरा देखते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की स्थापना की संकल्पना भी इसी आयोग से जुड़ी हुई, ऐसा नहीं।
उन्होंने भाषीय आधार पे बोला था, लेकिन नाम नहीं बोला था कि ये मतलब होना चाहिए, मतलब गुजरात महाराष्ट्र। भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट था के माध्यम से आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था। ये बात सही है, ठीक है। और तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश पहला भाषीय राज्य यानी कि फर्स्ट लैंग्विस्टिक स्टेट स्थापित हुआ था। और ये कह सकते हैं ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1 नवंबर 1956 से इफेक्टिव रहा, 1 नवंबर 1956 से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और आयोग से ही रिलेटेड है, तो इसे देखते हैं। सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे आ रहा धर आयोग है, धर कमीशन है। और इसका गठन कब हुआ था? तो धर कमीशन का गठन 2 जून, मतलब कि सॉरी 2 से मैच कर देंगे, 2 जून, क्यों जून ही याद रखिए आपको, 1948 में हुआ था, ठीक है। जून 1948 में धर आयोग के यहाँ पे स्थापना हुआ था। दूसरा देखा जाए जेपीबी कमेटी जो है, जेपीबी कमेटी जिसमें जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टी भी सीतारमैया थे, मतलब ऐसे याद रखते, नेहरू, पटेल और सीतारमैया थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टी सीतारमैया, जिसे जेपीबी कमेटी बोला जाता है। और इस कमेटी का जो गठन अप्रैल 1949 को हुआ था, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले हमने फैजल आयोग कमीशन का गठन कब हुआ था? तो फैजल आयोग कमीशन का गठन इससे देखा जाए 22 दिसंबर 1953 को हुआ था। वहीं देखा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग जो अधिनियम है उसका 1 नवंबर 1956 में हुआ था, ठीक है। और जो फैजल आयोग के अन्य सदस्य भी जैसे KM पणिक्कर थे, HN कुंजरू भी थे, ये सब भी आपको नाम याद रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आंध्र राज्य जो आंध्र स्टेट के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो इसमें देखा जाए 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इसमें पता लगाना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत, ऐसा ऑप्शन इसमें रहता है। इसका निर्माण जो मद्रास राज्य के तेलुगु स्पीकिंग क्षेत्रों को अलग करके किया गया था, ठीक है। ये बात तो सही है। तो आंध्र राज्य 1 अक्टूबर 1953 को ही बना था, ये भी याद रखना है, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक। दूसरा देखते हैं कि इसका गठन जो फैजल आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था, नहीं। ये देखा जाए फैजल आयोग तो बाद में एक तरह से, अभी फैजल आयोग हमने पढ़ा, यहाँ पे देखा जाए फैजल आयोग का गठन कब हुआ था? 53 में हुआ था। और ये देखा जाए दिसंबर में हुआ, 22 दिसंबर में 1953 में। और आंध्र राज्य का जो गठन हो गया था अक्टूबर में ही हो गया था, पहले थोड़ा सा 2-3 महीने। तो यहाँ पे ये इससे रिलेटेड तो एक तरह से नहीं, तो आपको यहाँ पे 56 लिखा हुआ है, तो ये 53 हो जाना चाहिए, दिसंबर 1953, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, पहला वाला। और जो आंध्र राज्य का गठन जो हुआ था आपको पता होगा, एक थे पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। इन्होंने आमरण अनशन किया था और उस आमरण अनशन में उनका मतलब वही फास्ट वाला आमरण अनशन, भूख हड़ताल किया, तो इस भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो गई। आनन फनन में देखा जाए जवाहरलाल नेहरू ने इस मद्रास स्टेट यानी कि जो तेलुगु वाले राज्य बना दिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे फैजल आयोग का गठन हुआ था दिसंबर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों स्टेट को उनके गठन फॉर्मेशन के वर्ष के अनुसार
कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे डेट बताते चल रहे हैं, फिर आप अरेंज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे हरियाणा दिया हुआ है। तो हरियाणा देखा जाए 1 नवंबर 1966 का इसका स्थापना हुआ था। ठीक, वहीं देखा जाए तेलंगाना दिया है, बहुत लेटेस्ट है, तो 2 जून 2014 दिया है। महाराष्ट्र का जो गठन हुआ, महाराष्ट्र का आपको याद होना चाहिए 1 मई 1960 में हुआ था। ठीक, यानी कि हरियाणा से पहले। झारखंड देखा जाए ये 15 नवंबर 2000 में हुआ था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अरेंज करना लेना है। अरेंज करेंगे तो 3rd हो जाएगा पहले, उसके बाद 1st हो जाएगा, उसके बाद 4th हो जाएगा, फिर आपका 2nd होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। फैजल अली आयोग जो था स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, तो इस दोनों कथन को आपको ध्यान देना है। इस आयोग ने भाषी यानी कि लैंग्विस्टिक, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्थिक, इकोनॉमिक तथा सांस्कृतिक कल्चरल परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया। ये बात सही है, उसी के बेस पे उन्होंने बोला था। ठीक है, और इस मतलब आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे, जस्टिस फैजल अली, क्योंकि वो जस्टिस थे। ठीक है, न्यायमूर्ति फैजल अली। और KM पणिक्कर थे इसके सदस्य, और HN कुंजू भी थे। और ये रिपोर्ट भी देखा जाए 1955 में इन्होंने दे दिया था। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1 नवंबर 1956 से लागू भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, आयोग ने भाषा को राज्य पुनर्गठन का एकमात्र आधार यानी कि सोल बेस मानने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। पूरी तरह से मानने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। ये भी बात देखा जाए सही है पूरी रूप से। ठीक है, तो ये स्पष्ट रूप यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा 1st और 2nd दोनों सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो अभी हमने पढ़ा था JPB समिति, जो जवाहरलाल और पटेल और सीतारमैया उनसे रिलेटेड, तो उसी को हम लोग यहाँ पे विचार करते हैं। यह समिति 3 नेताओं यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के नाम से प्रथम अक्षर पर आधारित थी। सही है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे JVP। ठीक, पहला तो सही हो गया। दूसरा, समिति ने तत्कालीन समय में देश की अखंडता, नेशनल इंटीग्रिटी को अपेक्षा भाषा राज्य लैंग्विस्टिक के निर्माण को प्राथमिकता दी। ऐसा नहीं है, तो मतलब कि पहला तो सही हो, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 1st होगा। और इस समिति की रिपोर्ट 1949 में ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और इसी समिति के बाद देखा जाए इसमें बहुत सारे आंदोलन वगैरह भी चलने लगे थे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर। 1956 के बाद भारत ने राज्य निर्माण स्टेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला देखा जाए 1956 के बाद राज्य निर्माण की प्रक्रिया केवल भाषीय पहचान यानी कि लैंग्विस्टिक आइडेंटिटी के आधार पर आगे बढ़ी। ऐसा नहीं है, केवल यहाँ पे लिखा है, केवल उसी को आधार नहीं माना जा सकता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक, दूसरा देखा जाए यहाँ पे 1966 यानी कि 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, जो पंजाब रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के अंतर्गत पंजाब से हिंदी भाषा हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र हरियाणा बनाया गया। ये बात सही है। ठीक है, तो अब देखा जाए चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी बनाकर पंजाब और हरियाणा दोनों को संयुक्त राजधानी यानी जॉइंट कैपिटल घोषित किया गया था। तो ये भी दोनों बातें सही है। तो आपका 2 और 3rd हो जाएगा।
जैसा आपको पता होना चाहिए कि 2000 में 3 राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, ऐसे उत्तराखंड अब बोला जाता है। और वहीं 29वां राज्य बना था। अब तो 28 ही राज्य और 28 केंद्र शासित ही रह गए हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जम्मू कश्मीर हट गया, वो केंद्र शासित हो गया, और कुछ मतलब केंद्र शासित को एक ही बना दिया, जैसे दादरा नगर हवेली ये सब मिला के एक ही कर दिया जाए। इसलिए राज्य का भी नंबर कम हो गया, 29 से 28 हो गया, और केंद्र शासित का भी कम हो गया। तो लेकिन केंद्र शासित बढ़ना चाहिए था, लेकिन मतलब 28 8 हो गए, ठीक है। तो आपको 28 और 8 याद रखना है। और जो 29वां राज्य था वो तेलंगाना था, और ये 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखा जाए यहाँ ये इस सिलेबस में हमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिया गया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से कर लेते हैं। आप लूसेंट वाला जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको आप स्टडी कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस सिलेबस में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे अच्छे से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, कुछ पेज का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है उसे दिया गया है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए मैचिंग टाइप का है कि ये फ्रांस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति आप जानते हैं बहुत फेमस क्रांति है, के दौरान जो यहाँ पे इनलाइटमेंट है, यानी कि प्रबोध काल के विचारकों तथा उनके प्रमुख विचारों यानी कि रचनाओं का सही सम्मेलन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे मैच करना, जैसे रोसो, जॉन जैकब रोसो, ठीक, ये हैं। तो ये सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ठीक है। तो इनका देखा जाए धार्मिक असहिष्णुता अंधविश्वास का विरोध, यानी कि अपोजिशन ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, तो नहीं है, सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थे, तो ए का थर्ड हो जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ए का थर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के प्रतिपादक थे। वहीं देखा जाए मॉन्टेस्क्यू क्या था? मॉन्टेस्क्यू जो था शक्तियों में के प्रतिकरण यानी कि सप्रेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का प्रतिपादक थे। तो यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा शक्तियों का प्रतिकरण। वहीं तो बाल्टेयर जो थे ये बाल्टेयर क्या था? बेसिकली कह सकते हैं यहाँ पे धार्मिक असहिष्णुता और अंधविश्वास का विरोधी थे, यानी कि धार्मिक असहिष्णुता, अंधविश्वास और निरंकुशता के विरोधी थे। कौन से? बाल्टेयर। तो यहाँ पे बाल्टेयर क्या हो जाएंगे? सी का 2 हो जाएगा। रूसो की देखा जाए एक प्रसिद्ध बुक भी है, तो उसका नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है और ये 1762 में प्रकाशित हुआ था। वहीं मॉन्टेस्क्यू का भी एक प्रसिद्ध कृति है जिसे हम लोग द स्पिरिट ऑफ लॉ बोलते हैं, और द स्पिरिट ऑफ लॉ और ये देखा जाए 1748 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और बाल्टेमेयर की अभिव्यक्ति था यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ज़्यादा बल दिया था। बाल्टेयर कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ज़्यादा बल दिया था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए जो आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच हो जाएगा, बी मैच हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख घटनाएं मेजर इवेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखना है कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कौन नहीं सही है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखा जाए 17 जून 1789 के तृतीय वर्ग यानी कि थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों ने स्वयं राष्ट्रीय विधानसभा नेशनल असेंबली की घोषणा की। सही बात है, ये घोषित हो गया था। दूसरा देखते हैं यहाँ पे 20 जून 1789 को पेरिस में जो बस्टील के किले पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ये डेट थोड़ा गलत है, बहुत क्लियर क्वेश्चन है, याद रखना है। यहाँ पे ये 20 जून नहीं था, ये 14 जुलाई था, जुलाई में, ठीक है, 14 जुलाई तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। वहीं देखा जाए थर्ड जो स्टेटमेंट है 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय विधानसभा ने समित विशेषाधिकार यानी कि फ्रीडम
प्रिविलेज को समाप्त करने की घोषणा किया था। ये भी सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 14 जुलाई इसलिए फेमस है क्योंकि इसलिए इसने यहाँ पे बीडी डे भी मनाया जाता है, यानी कि ब्रिस्टल राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं देखा जाए अगर 20 जून 1789 कहाँ से लिया गया था, तो इसने टेनिस कोर्ट शपथ हुआ था, टेनिस कोर्ट ओथ हुआ था ये वाले डेट के दिन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका 1 और 3 हो जाएगा, तो 1/3 सी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भी बहुत फेमस है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला देखते हैं 9 नवंबर 1799, ठीक है, को जो बूमेर तख्तापलट यानी काव पाप बूमेर हुआ था, ठीक, के बाद नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन यानी डायरेक्टरी गवर्नमेंट समाप्त कर स्वयं को प्रथम काउंसिल यानी कि फर्स्ट काउंसिल बनाया। ये बात तो सही है, नेपोलियन ने ऐसा किया था। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा देखा जाए स्टेटमेंट है 1804 के लागू नेपोलियन संहिता यानी कि नेपोलियन कोड ने जन्म आधारित विशेषाधिकार जो बर्थ वेस्ट प्रिविलेज पुनः स्थापित किया था। नहीं, इसमें ये गलत है। ठीक है, नेपोलियन ने देखा नेपोलियन कोड ने जन्म आधारित जो विशेषाधिकार को समाप्त रखा तथा कानून के समक्ष जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की मान्यता दिया था। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, वहीं पे देखा जाए फ्रांस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नेपोलियन ने 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था। ठीक है, तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में किया गया था, ऐसा है स्टेटमेंट, ये सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रांस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो फ्रांसिस जो क्रांति थी फ्रांस रिवॉल्यूशन की निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं को देखना और मैचिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि जोकोबियन क्लब है, कई बार एग्जाम में जोकोबियन क्लब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और जोकोबियन क्लब कब बना, तो 2 सितंबर 1792 में बना जोकोबियन क्लब। ठीक, तो ये हो गया जोकोबियन क्लब के प्रभाव से फ्रांसीसियों को गणराज्य रिपब्लिकन की घोषणा किया गया था। ठीक है, दूसरा देखा जाए राजा लुई 16 को मृत्युदंड, राजा लुई 16 को मृत्युदंड कब मिला, तो ये देखा जाए मृत्युदंड जनवरी 1793 में मिला था। महिलाओं का वर्साय अभियान जो था ये अक्टूबर 1789 को था। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन आपका बी मैच हो जाएगा, इससे रिलेटेड मैच हो रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब फ्रांस से आगे इंग्लैंड पे आते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले प्रारंभ होने के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। पहला देखते हैं जो बाड़वदी था आंदोलन यानी कि इनक्लोजर मूवमेंट जो था, ठीक है, के कारण छोटे किसान भूमिहीन हुए, जिससे कारखानों के लिए सस्ते श्रमिक चीफ लेबर उपलब्ध हुए। ये बात सही है, ऐसा हुआ था। ठीक है, अब इंग्लैंड में कोल और कोयला जिसे बोलते हैं लॉ एस के समृद्ध भंडार थे, जो उनके स्थानों पर एक दूसरे के निकट स्थित थे ही, तो ये भी सही है। इसके बाद देखते हैं औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक चरण में इंग्लैंड का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग लौह इस्पात आयरन ये नहीं था। इंग्लैंड में सबसे पहला उस जो मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में वो कॉटन टेक्सटाइल था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इंग्लैंड के जल मार्ग भी कैपिटल मार्ग ये सब मतलब बहुत सारे कॉलोनाइजेशन है, आप सब ध्यान रख सकते हैं चीज़ें।
वर्ल्ड हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिर से, औद्योगिक क्रांति के दौरान भारत और इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए पहले, 19वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्र इंडियन कॉटन टेक्सटाइल विशेषकर ढाका मलबल मुस्लिन तथा कालीकट के वस्त्र एवं यूरोप में अत्यंत लोकप्रिय थे। ये सही है, फाइन जो वेविंग होता था इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी होता था इसलिए फेमस थे। ठीक है, तो ये पहला तो सही हो गया। दूसरा देखा जाए कि आप इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आधुनिक मिलों मॉडर्न मिल की स्थापना की। ऐसा तो नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, उसने ब्रिटेन में बनी निर्मित जो मशीन में टेक्सटाइल को भारत में एक तरह से आयात करवाया। इससे मतलब इंडियन जो हैंडलूम इंडस्ट्री थे उसको बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। ठीक, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की प्रमुख घटनाओं मेजर इवेंट उनके सही ईयर से सम्मिलित करना है। तो मैच करते हैं। सबसे पहला एक यानी कि बैटल ऑफ यहाँ पे ट्राफलगर है, ठीक, इसे हम लोग ट्राफलगर बोलते हैं, बैटल ऑफ ट्राफलगर। तो ये क्या होगा, 1805 को हुआ था। वाटरलू का युद्ध बहुत फेमस है। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो वाटरलू का युद्ध आपका 1815 में हुआ था। वहीं नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट एम्पेरर ऑफ फ्रांस बनाया गया था 1804 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे वाटरलू की हार के बाद नेपोलियन का जो सेंट हेलन द्वीप था भेज दिया गया था। और ट्राफलर युद्ध में ब्रिटिश नौसेना का नेतृत्व जो एडमिरल होरेसियो नेल्सन ने किया था। ऐसा भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रथम केंद्र और फर्स्ट सेंटर माना जाता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखा जाए सबसे फर्स्ट सेंटर ब्रिटेन को ही माना जाता है, इंग्लैंड को ही माना जाता है। क्योंकि देखा जाए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था और इसका मेन देखा जाए उत्तराधिकारी कह सकते हैं ब्रिटेन ही है, इंग्लैंड ही है। और क्योंकि वहाँ पे प्रचुर मात्रा में कोयला और लोहे का ऐश का मतलब भंडार मिला था और उनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट कैपिटल बहुत पर्याप्त था, बैंकिंग प्रणाली बहुत अच्छी थी और एक विशाल देखा जाए उपनिवेश मतलब कॉलोनियल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका ट्रेड का भी था, क्योंकि कॉलोनिज्म बहुत जगह बना के रखे थे इसलिए। और उनका प्रमुख उद्योग देखा जाए सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल उद्योग था। ठीक है, सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा निम्नलिखित आविष्कारों यानी कि इन्वेंटर को उनके संबंधित आविष्कार से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आते हैं जेम्स हरग्रीव्स। अब जेम्स हरग्रीव्स देखा जाए स्पिनिंग जेनी बनाया था के आविष्कारक थे। स्पिनिंग जेनी है उसके आविष्कारक थे। ठीक है, और स्पिनिंग जेनी जो मतलब कह सकते हैं यार्न प्रोडक्शन के लिए होता है, सूत उत्पादन के लिए होता है। और इन्होंने मतलब कह सकते हैं स्पिनिंग जेनी मतलब 1764 में ही कर दिया था। दूसरा एलन वेटलिन कौन है, एलन वेटलिन रिलेटेड है, यहाँ पे कॉटन गेन का आविष्कार किया था, इन्होंने कॉटन गेन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट बहुत फेमस है, इन्होंने सबसे पहले आधुनिक भाप इंजन बनाया। तो आधुनिक भाप इंजन बनाने का काम किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, और वहीं पे देखा जाए जेम्स ब्रिंडली किससे रिलेटेड है, तो जेम्स ब्रिंडली ब्रिज वाटर नहर से रिलेटेड है, ब्रिज वाटर नहर बनाया था इन्होंने। कैनाल सिस्टम कह सकते हैं इन्हीं से जुड़ा हुआ ब्रिज से ब्रिडली याद रख सकते हैं आप। यहाँ पे ऑप्शन पहला सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में सबसे पहला है, प्रथम विश्व युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद राष्ट्रीय स्थापित राष्ट्र संबंध जो था भविष्य के बड़े युद्धों को रोकने में असफल रहा, जो लीग ऑफ नेशन था। तो लीग ऑफ नेशन देखा जब फेल हुआ ना, तभी तो यूनाइटेड नेशन बना, और लीग ऑफ नेशन देखा जब फेल हो गया था। तो यहाँ पे देखा जा कुछ मतलब यहाँ पे देख फर्स्ट, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रपति स्थापित लीग ऑफ नेशन भविष्य के बड़े युद्धों को रोकने में असफल रहा। तो बड़े युद्धों को रोकने में तो असफल नहीं रहा। इसका स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। तो देखा जाए दोनों स्टेटमेंट में, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही कह सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका स्वयं राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना, जिससे उसकी पावर प्रभावी इफेक्टिवनेस कम हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसे चेक करना है। तो यहाँ पे ये माना जा सकता है क्वेश्चन का, चलिए इसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, औद्योगिक क्रांति के प्रसार जो स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पेयर्स पर विचार करें। अब इसमें देखा जाए कौन से पेयर यहाँ पे सही है, वही हमें बताना है। जैसे बेल्जियम महाद्वीपीय यूरोप यानी कि कॉन्टिनेंटल यूरोप में औद्योगिक परितंत्र का प्रारंभिक केंद्र था, ये बात सही है, बेल्जियम था। दूसरा देखा जाए फ्रांस आ जाता है। फ्रांस में औद्योगिकरण ब्रिटेन की तुलना में धीमा था। ऐसा तो नहीं, ये मतलब करेक्ट नहीं है एकदम, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, जापान सफल औद्योगिकरण करने वाला एशिया का पहला देश था, ये भी बात सही है। वहीं पर देखा जाए रसिया 1917 की क्रांति रसिया रिवॉल्यूशन के बाद तीव्र औद्योगिकरण हुआ, ये भी बात सही है। तो देखा जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकंड तो नहीं सही है। तो सेकंड आपको एलिमिनेट करना है। देखिए यहाँ से सेकंड एलिमिनेट हो गया, ये भी सेकंड एलिमिनेट, तो बी आपको यहाँ पे आंसर सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्साय से रिलेटेड दिया है, वर्साय संधि से रिलेटेड। तो वर्साय जो ट्रीटी ऑफ वर्साय 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखा जाए 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसे देखना है। सबसे पहले, इस संधि के अंतर्गत जर्मनी को अपने लगभग 10% यूरोपीय भूभाग टेरिटरी को छोड़ना था, ये बात सही था, इस संधि में ऐसा था लिखा हुआ वर्साय संधि में। दूसरा, सार क्षेत्र का प्रशासन लीग ऑफ नेशन को सौंप दिया जाएगा, जो लीग ऑफ नेशन यहाँ पे बना था 10 जनवरी को, मतलब कि 1920 में बना था लीग ऑफ नेशन, ठीक है, और उसी को देना था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, धारा 231 आर्टिकल 231 के तहत जर्मनी को युद्ध वार से हुए नुकसान की जिम्मेदारी वार गिल्ट कॉज को मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं, तो इसमें मुक्त नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ बी आंसर सही होगा। ठीक है, और वर्साय के संधि देखा जाए आपका याद होना चाहिए 28 जून 1919 को हुआ था, और ये संधि द्वितीय विश्व युद्ध सेकंड वर्ग का एक प्रमुख कारण भी बना था, ये भी ध्यान रखना वर्साय की संधि। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं इवेंट को सही कालक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे दिया है, ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा बोसन हर्जेगोविना पर अधिकार। ठीक है, ये कब हुआ था, ये 1908 में हुआ था। ठीक, उसके बाद देखा जाए सराजेवो में अर्क डू फ्रांस जो फ्रेंडले थे, अर्क और फ्रेंडले की हत्या, और ये हत्या देखा जाए 28 जून 1914 को हुआ था। ठीक, वहीं पर देखा जाए ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया के विरुद्ध
युद्ध की घोषणा। तो ये देखा जाए ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कब किया था? ये भी 28 जनवरी 1914 को ही किया था। सॉरी 28 जुलाई यहाँ पे हो गया, ये तो जनवरी, ये 28 जुलाई मतलब कि ये जून में था, ये जून है और ये जुलाई है, ठीक है, इसी के बाद हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन, जो पेरिस यहाँ पे पीस कॉन्फ्रेंस था, ये 1919 को हुआ। तो आपको मैच करना 1 2 3 सारे मैच हैं, तो ये आपको 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान फोनी वार या नकली युद्ध जो फेक वार किस अवधि को कहा जाता है? ठीक है, ये किस अवधि को बोला जाता है जो नकली युद्ध है? तो ये देखा जाए सितंबर 1939 से अप्रैल 1940 के बीच जो लड़ा। और ज़्यादातर देखा जाए ये फोनी युद्ध जो है मतलब किसके बीच, यह देखा जाए 1940 तक जर्मनी द्वारा डेनमार्क, नॉर्वे और बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस पर आक्रमण के साथ समाप्त हुआ था ये। और फ्रांसीसी भाषा में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोरलो डू गुरी कहा जाता है, जिसे जर्मन भाषा में स्टीजकरिज बोला जाता है। ये भी याद रखना है, अगर ध्यान दे सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो हम डेट यहाँ पे कंप्लीट लिख देंगे। सबसे पहला यहाँ पे है कि डी डे जो था, डी डे के बारे में आपको जानना है। डी डे देखा जाए 6 जून 1944 को हुआ, मतलब कि नॉर्मंडी लैंडिंग, जिसे डी डे बोलते हैं, नॉर्मंडी लैंडिंग, ठीक। दूसरा देखा जाए बैटल ऑफ स्टालिनग्राद जो था ये 1942 से लेके 43 तक, ठीक। उसके बाद जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण, बहुत फेमस है जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ था? ये 7 दिसंबर था, हाँ 7 दिसंबर था और 1941 था, एकदम सुबह सुबह वाला। ऑपरेशन बाम्बरोस, जो ऑपरेशन बाम्बरेस का डेट जो था ये जून 1941 था। तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, 4 3 2 1 आ रहा है, 4 3 2 1, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन अपना रहेगा हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री वाले भी सब्जेक्ट हमने कर लिया है, ठीक है। अब जो सोशल साइंस वाले पार्ट है सबके हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग जीएस वाले क्वेश्चन करेंगे इम्पॉर्टेंट, फिर आपको एक तरह से टेस्ट रहेगा, मिक्स क्वेश्चन कराते रहेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहला है विंस्टन चर्चिल। अब इसे मैच करना है, विंस्टन चर्चिल किससे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, आपको पता होना चाहिए। विंस्टन चर्चिल कौन थे? यहाँ पे ब्रिटेन के नेतृत्व यानी कि लीडर या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरे जनरल डी गॉल तो कौन थे? ये फ्रांस के प्रतिरोधी आंदोलन थे, तो फ्रांस से रिलेटेड है तो प्रतिरोधी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। वहीं देगा मुसोलिनी के बारे में, बेंटो मुसोलिनी के बारे में आपको जानना है। ये इटली में फांसीवादी के प्रवर्तक थे, इटली में फांसीवादी के प्रवर्तक। वहीं पे एडोल्फ हिटलर आप जानते हैं, ये जर्मन के नाजीवादी थे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। तो ये देखा जाए हमने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कर दिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इर्द गिर्द अगर आपके इसके सारा कुछ चीज़ें पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मोस्टली हमने यहाँ पे दिया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।